अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज वीकेंड भी है और वीकेंड पे तो वैसे ही बड़ी खुशी महसूस हो रही होती है कि जनाब अगले दिन जो है ना वो छुट्टी होगी और आराम से हम बाकी अपने जो पेंडिंग काम हैं वो कर सकेंगे और आराम से उठेंगे, नींद पूरी करेंगे। लेकिन वो कल का दिन है, आज का दिन नहीं। आज का दिन बड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमारा जो भी चीज़ें हमने सोची हैं आज के दिन के लिहाज से हमें वो भी पूरी करनी है। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज कुछ हम कुर्बानी के बारे में बात करते हैं कि ज़िंदगी में हम छोटी छोटी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं तो वो हमें क्या सबक सिखाती है, क्योंकि ज़िंदगी एक अजीब दरसगाह है जहाँ हर रोज़ एक नया सबक हमें मिलता है। ये ज़िंदगी हमें कभी मुकम्मल नहीं मिलती है, ये हमेशा कुछ ना कुछ हमसे छीनती है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारे ख्वाब हों या हमारी अपनी पसंद हो। इंसान बाज़ औक़ात करियर के पीछे दौड़ता है और फैमिली जो होती है उसकी खुशियाँ खो देता है, कभी मोहब्बत की खातिर सब कुछ छोड़ देता है और फिर खाली हाथ रह जाता है। माँ बाप अपनी जवानी, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं ताकि उनकी औलाद को बेहतर ज़िंदगी मिले। एक तालिब इल्म अपनी तफरीह कुर्बान कर देता है ताकि उसका जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो। एक औरत अपने ख्वाब छोड़कर घर संवारती है। एक मर्द अपने आराम को छोड़कर बच्चों के ख्वाब को पूरा करता है। यही कुर्बानी है, यही असल ज़िंदगी है। हमें सिखाया गया है कि सेक्रीफाइस जो है, ये कुर्बानी है, कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो इंसान को बड़ा बनाती है। बाज़ औक़ात हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ देना नहीं है, बल्कि समझना है कि हर कोई चीज़ हमें कुछ नया सिखाती है, कुछ नया बनाती है। हमें ये जानना चाहिए कि ज़िंदगी में हर बड़ी कामयाबी के पीछे कोई बड़ी कुर्बानी छुपी हुई होती है। जो लोग सिर्फ पाने की ख्वाहिश में जीते हैं ना, वो अक्सर अंदर से खाली रह जाते हैं, और जो देने का हुनर सीख लेते हैं वो अंदर से मजबूत भी हो जाते हैं। तो आज अगर आपके हाथ खाली हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप कुछ ऐसा दे चुके हैं जिसने आपको वो इंसान बना दिया है जो कल दूसरों को उम्मीद ज़रूर देगा। तो कुर्बानी का सबक मुश्किल ज़रूर है, मगर यही वो सबक है जो हमें हकीकी इंसान बनाता है, हमें बताता है कि हम इंसान हैं और हमें अपने रिश्तों के लिए, हमें दूसरों के लिए, हमें अपने लिए बेहतर इंसान बनने के लिए भी ना आपको अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये इसी वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि इंसान जो है हर मोड़ पर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपसे छीन लिया जाता है और आपको बेहतर दिया जाता है। हमें तो उस वक्त लगता है जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है या हमसे कोई चीज़ छीन ली जाती है, तो उस वक्त हम थोड़ा सा मायूस भी होते हैं, अफसोस भी करते हैं, दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं है कि जो चीज़ छीनी गई शायद हमारे लिए नहीं थी, हमारे लिए बेहतर नहीं थी वो, और जब हमें कोई और इससे बेहतर चीज़ मिलेगी तब हमें याद आता है कि हाँ, शायद इसके बदले हमें वो चीज़ मिलनी थी, इसलिए हमसे वो चीज़ छीनी गई है। तो सब्र शुक्र के साथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और हर कुर्बानी से हमें कोई ना कोई सबक सीखना ज़रूर चाहिए। अगर हमने उसमें गलती की है तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। तो हम भी अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सेल्फ़ ग्रूमिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो ये आजकल हर कोई चाहता है कि हम सेल्फ़ ग्रूम्ड हो जाएं, हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पता चलनी चाहिए जिससे हमारी एक तो पर्सनालिटी अच्छी हो, हम जो काम कर रहे हैं हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें और हमारी ओवरऑल जो अपीयरेंस है, हमारी लाइफ है, हमारा करियर है, वो बेहतर हो सके। तो उसके लिए सेल्फ़ ग्रूमिंग करना, सेल्फ़ ग्रूमिंग लेना, उसके हवाले से क्लासेस लेना, उसके हवाले से ट्रिप्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये सेल्फ़ ग्रूमिंग है क्या, किस तरह इसके हवाले से हम जान सकते हैं और कहाँ से जान सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमरीन अस्करी मौजूद है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स की एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अमरीन, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अमरीन,
ये क्या है वैसे, अगर बात कर ली जाए सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से? हमें लगता है कि शायद हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा बोल चाल है हमारी, बाकी सबके साथ कम्युनिकेशन हमारी अच्छी है, तो यही शायद सेल्फ ग्रूमिंग में आ जाता है। क्या सिर्फ यही सेल्फ ग्रूमिंग है या इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं? देखें, जो सेल्फ ग्रूमिंग या सेल्फ डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली अपने आप को इम्प्रूवमेंट ही है, अपनी ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ भी शामिल है और इसमें प्रोफेशनली भी हमें उसमें ग्रोथ शामिल होती है। अभी जैसे आपने कहा कि अगर सेल्फ ग्रूमिंग से कपड़ों की बात है, तो ये सबसे पहले आपको देखा ही जाता है कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ। अब उसमें आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, आप ड्रेसअप कैसे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाज़ लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ एक ब्रांड पहना हुआ है तो शायद हम तब अच्छे लगेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपने कुछ भी पहना हुआ है लेकिन आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले। सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपने ब्रांडेड कपड़े पहने, लेकिन अगर आपके पास बात करने का एक होता है ना स्टाइल नहीं है, बाज़ दफ़ा आप कहते हैं ना कि कोई मुंह खोलता और पता चल जाता है। हाँ। सो उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिसमें आपकी ड्रेसअप से लेकर आपकी कम्युनिकेशन से लेकर आपके इमोशंस तक। अच्छा। कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, पैनिक हैं। सो इसमें बहुत सी ऐसी कैटेगरीज आ जाती है जिस पर हमें स्लोली स्टडी काम करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनली ही करें। अच्छा। आप अपने आप को वैसे भी ग्रूम कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे आप इंटरेक्ट लोगों के साथ होते हैं, ये सारे पार्ट हैं आपके सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर। और जो आपके अंदर ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, लोगों से आपकी वैल्यू भी बढ़ती है कि देखें कि इसको पता है कि हाउ टू कैरी हर सेल्फ, या वो कैसे बात करती है। क्योंकि आपके जाने के बाद अक्सर लोग ये डिस्कस करते हैं कि देखो वो कैसे बात कर रही है। सो लेकिन जिनका एक आपस में बात करने का स्टाइल अच्छा होता है, जो कैरी अच्छा करते हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कैसी हूँ मैं, सो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत अर्ली एज से हमें बच्चों में सिखा देनी चाहिए। सो पहली जो अकेडमी होती है मेरे लिहाज से वो आपके घर की, आपके पेरेंट्स होते हैं, कि आपको पेरेंट्स के साथ आपका ब्रॉटअप कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका कंपैरिजन नहीं होता, आपका ख्याल रखते हैं, तो बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बचपन से आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हम बिकॉज आई एम अ ट्रेनर, तो हम ये ट्रेनिंग इस वक्त सब जगह पे दे रहे हैं। अच्छा। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? उसकी एक वजह ये है कि ये ना तो घर पे सिखाई जाती है, ना स्कूल लेवल पे इसके ऊपर काम हो रहा है। सो जब वहाँ पे कमी आती है तो फिर आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो आपके कंपनीज हैं, फिर इसके ऊपर डिफरेंट मेन कहाँ पर गलतियाँ हम करते हैं? अगर जैसे घर में ही सबसे पहले वो माँ बाप ही है, तो माँ बाप कहाँ पर मेन ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, कॉमन गलतियाँ हैं जो आप देखते हो ट्रेनिंग्स में भी जब आप करवा रहे होते हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड होती है सेल्फ ग्रूमिंग या सेल्फ डेवलपमेंट के लिहाज से? सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त देखने में आता है वो है कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा बच्चों पे कॉन्फिडेंस लैक करता है। अच्छा। जो कि आगे तक फिर लेकर जाता है, वो आपको हर चीज़ में पीछे रखता है, आपको किसी चीज़ में आगे आने नहीं देता। और उसकी बड़ी वजह ये कि पेरेंट्स खुद अक्सर वो कॉन्फिडेंस उनका शटर कर देते हैं, आपका कंपैरिजन कर देंगे, आपको कह देंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, वो देखो कैसे ग्रो करता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, तो सबसे पहले उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना शुरू करें, उनको मौका दे बात करने का, वो एक्सप्रेस करें उनका ख्यालात, क्योंकि वो भी तो एक्सप्रेशंस रखते हैं, उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन सम टाइम हमें लगता है कि नहीं, शायद बच्चा गलत है तो इसको हम इस तरह से स्नैप कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गिव देम टाइम, आप उनको स्पेस दें। आप देखिए कि ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर उसके साथ साथ आप उनको सिखाएं कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी और लोगों में बैठते हैं तो वहाँ पे हमने कैसे बैठना होता है, हमने कैसे बात करनी होती है। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो बच्चों की उधर से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। जो आगे जाके इतनी ट्रबल नहीं करती है। अक्सर देखें स्कूल लेवल पे आपको शिकायत क्या आती है पेरेंट्स से या टीचर्स से कि जी बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है। हाँ। ठीक है, ये हाइजीनिकली उसका ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपके पास पर्सनल ग्रूमिंग में एग्जैक्टली। सो ये आपको बहुत अर्लियर से पेरेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है सबसे पहले, देन स्कूल में टीचर्स इसके ऊपर काम करें कि बच्चे के पर्सनैलिटी को आगे बजाय इसके कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाए, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए कि मुझे कुछ नहीं आता, आप उसको मोटिवेट करें कि यू कैन डू इट। जब आप इस लेवल पे करते हैं और आप बच्चों की कॉन्फिडेंस देते हैं कि कोई बात नहीं, यू कैन मेक मिस्टेक्स, फेलियर्स हर जगह हैं,
लेकिन ये अगर आप उसको कॉन्फिडेंस देते हो तो आप ट्रस्ट मी कि ये उसके डेवलपमेंट का पार्ट बनता है, उसकी ग्रूमिंग का पार्ट बनता है। लेकिन अगर बचपन में या वो जो उसकी ग्रोइंग एज, अगर उसमें ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और अब उसकी ये आदत का एक हिस्सा बन गई है, तो वो बड़े होके किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? और क्या अगर वो एडल्टहुड में चला जाता है बच्चा या बच्ची और वो करियर ऑप्ट कर लिया है उसने, वहाँ पर जाके फिर वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि आपका अगर शुरू से इस तरह का ब्रॉटअप नहीं हुआ हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हुई नहीं है, तो वो सबसे पहले अपने आप को अंडरएस्टिमेट करेगा कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, वो जॉब के लिए भी जाएगा तो पहले हेजिटेट होगा कि जी मुझे पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं गया। और इन केस अगर उसको कहीं पे अच्छी जॉब मिलती है तो वो वहाँ पर हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को, क्योंकि जो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ है वो क्या होती है कि आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव कराते हैं जी। और सबसे पहले उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो टैलेंट है वही आगे आएगा। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप अपने आप को मनवाते हैं और आप अपनी स्किल्स के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अगले को बताते हैं कि व्हाट आई एम, तो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस को आगे बढ़कर आता है और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आगे तक जाता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है तो आपने देखा होगा वो हमेशा एक ही जगह पीछे रहते हैं। वो किसी से कहेंगे कि मेरी हेल्प कर दो, वो किसी को कह सकते हैं कि प्लीज़ मेरा आगे काम फॉरवर्ड कर दो, बॉस से बात कर लो, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे आप किसी की नज़र में कैसे आएंगे कि आपके अंदर ये स्किल्स है, आपके अंदर ये टैलेंट है। तो अपने आप को बनवाने के लिए किसी वर्क प्लेस में भी यू नीड अ कॉन्फिडेंस, यू नीड दैट स्किल्स। सो अपने आप को ग्रूम करें। आप देखिए कि सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको पॉलिश करने की कोशिश करें। और जो चीज़ आपको लैक करती है, फॉर एग्जांपल आपके सब लोग कुछ लोग कहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब तो बहुत सी ऐसी ऑनलाइन क्लासेज हैं, आप अपने आप के वहाँ पे सीखें जाके। आपको ऑनलाइन ही इतनी ज़्यादा चीज़ें स्किल्स मिल जाती हैं कि अगर आप उसके कोर्सेज करना शुरू करें तो आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। कभी भी ये जहन में चीज़ नहीं लानी चाहिए कि जो एबिलिटीज़ मेरे अंदर नहीं है वो मुझे किसी चीज़ से पीछे रखेगी। हमारे यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी हर एक के अंदर होती है, लेकिन उसको हाईलाइट मत करें कभी भी लाइफ में। जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, जो आपको लगता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे माशाल्लाह जब आप मॉर्निंग शो करती हैं आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, ये आपको आगे लेकर जाता है। आपके अंदर ये नहीं होती तो आज शायद आप यहाँ पे नहीं होती। इससे जस्ट एग्जाम्पल। तो इसी तरह से लोगों, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, जो वो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि बेहतर है, उसको पॉलिश करें, उसको और मोटिवेट करें। और अगर किसी चीज़ में वो पीछे है तो डीमोटिवेट नहीं करें, कंपैरिजन मत करें कि देखो ये तुम नहीं कर सकते। मोटिवेट करेंगे तो बच्चा आगे जाएगा। और अगर वो अब एज निकल भी गई है तो आप खुद भी वो चीजें कर सकते हैं अपनी। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, उसकी एज नहीं है, मतलब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर आपको और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। इस चीज़ को कभी भी वो मत करे कि मैंने बचपन में ये चीज़ नहीं सीखी है। बहुत से लोग मिडिल एज के बाद कहते हैं ना कि हाँ अब टाइम नहीं रहा, अब हमारी एज गुजर गई है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई नया स्किल भी नहीं सीख सकते। कहते हैं अब कौन सा टाइम है हमारे पास। लेकिन आपने मेरी बात देखा होगा कि वक्त के साथ से इंसान ग्रूम होता चला जाता है। क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है जो आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, आप अपने को पॉलिश करते हैं। न्यू कोर्सेज आप किसी वक्त भी लाइफ में कर सकते हैं, इवन 40-50 के बाद भी हम नई स्किल्स सीख सकते हैं। और इट ऑलवेज हेल्प इन योर प्रोफेशनल ग्रोथ, इन योर पर्सनल ग्रोथ। सो कभी भी इस चीज़ को मत सोचे कि पता नहीं मेरी एज निकल गई है, अब मैं ये जिंदगी में काम नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी एग्जांपल जैसे KFC की, कि उन्होंने 85 की एज में वो बिजनेस स्टार्ट किया एंड ये सक्सेसफुल। अगर उस एज में कोई सोचे कि जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता, अब क्या फ़ायदा, एक लाइफ गुजर गई है। नो, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर सक्सेस। ग्रूमिंग की हमेशा से, डेवलपमेंट की हमेशा से रूम होता है। आप बस यू नीड के मेरे अंदर इस वक्त क्या कमी है, मैं किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सेल्फ लव करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने अंदर कमियों को हाईलाइट मत करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं उनको आगे लेकर आओ। ठीक है कि मतलब ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है, ये हाउस होल्ड जो ओवरऑल उन सबके लिए है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है। तो हमारे साथ अमरीन अस्करी मौजूद है। अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से, सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। जनाब, इंसानी मुआशरे में हर घराना शौहर और बीवी के रिश्ते से वजूद में आता है, और इसी तरह जब वो साहिब औलाद बनते हैं तो एक घराने की तकमील मुकम्मल होती है। और बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए
औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और जैसे बच्चे की देखभाल, उनकी सेहत और उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना एक माँ की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है, इसी तरह एक बाप जो है वो अपने घर वालों के लिए अच्छी ज़िंदगी का इंतज़ाम करता है। वो अपनी हिम्मत, ताकत के मुताबिक उन्हें वो तमाम वसाइल फ़राहम करने की कोशिश करता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत से मुतल्लिक ये तसव्वुर पाया जाता है कि बाप अपनी मुआशी मसरूफ़ियत की बिना पर अक्सर घर से बाहर रहता है, तो वो ख़ुद को इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद समझता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बाप तपती धूप हो या फिर ठिठुरती हुई सर्दी हो, दिन रात काम और मेहनत मजदूरी करके उनकी तमाम वसाइल पूरे करने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें जो उनको चाहिए होते हैं। तो इसी हवाले से आज हमने बात करनी है कि क्या काम का बोझ मर्दों की ज़ाती ज़िंदगी को निगल रहा है, तन्हाई पसंद होते जा रहे हैं, और काम का बोझ जो है उसको किस तरह कम किया जा सकता है। तो आज हमने इस पे बात करनी है और इस पे बात करने के लिए इफ़रा सैयद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इफ़रा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इफ़रा, आज हमने ख़ास तौर पर घर की तो बात करते ही रहते हैं, हम मर्दों के हवाले से बात करनी है कि कहीं ना कहीं ये एलिमेंट आ जाता है कि ब्रेड एंड बटर आपने लेकर आना है घर में, आप बुनियादी चीज़ें आपने जो है ना वो सारी पूरी करनी है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ, बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं जिसको हम लोग कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या सारा सर्कल होता है या मसरूफियत इतनी ज़्यादा है, काम का बोझ इतना ज़्यादा है और फिर वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते उसमें सफ़र हो रहे होते हैं? अच्छा, ये ना हमारी सोसाइटल नॉर्म्स हैं एक्चुअली। अच्छा। जो हम बचपन से, या हम एक लड़का जब बच्चा जब पैदा होता है तो हम लोगों से सुनना शुरू करते हैं, माँ को कहते हैं चलो तुम्हारा सहारा आ गया। हाँ। तो हमने शुरू से ही उनको ये कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं मर्दों को कि यू आर रेजिलिएंट, ठीक है, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप इमोशन शो नहीं कर सकते। एक छोटे से बच्चे को भी अगर लड़का कोई रोता है, 3-4 साल का बच्चा, तो इंस्टेंटली उनको नानियाँ दादियाँ क्या कहती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो शुरू से बचपन से आप उनकी ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हो, अनकॉन्शियसली आप उनको कह रहे हो, और ये हमेशा से चला आ रहा है कि लड़का, एक मर्द इमोशन शो नहीं कर सकता, मर्द इमोशनली, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मर्द इमोशनली अनअवेलेबल हो रहे हैं। हाँ, और वीक भी होता जा रहा है ना, क्योंकि वो शो ही नहीं कर पा रहे, उन्होंने चीज़ सप्रेस कर लिया, रख के उस चीज़ को आउटपुट उसका निकाल दे ही नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। अच्छा, जब आप एक बंदे को, एक मर्द को आप इतना ये बता रहे होते हैं, बचपन से एक वो पैटर्न देख रहा होता है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर रेजिलिएंट, आपने हार्ड वर्क करना है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है ना, वो खुद ही वो जो बोझ है सोसाइटी का या फैमिली का, वो अपने कंधों पर लेना शुरू कर देते हैं, और वो इस थॉट में चला जाता है, अच्छा मैंने पढ़ के मैंने कमाना है। बहुत से मर्द आपने देखेंगे छोटी उम्र में बाहर निकल जाते हैं, किसी जो पढ़ नहीं पाते तो वो वर्कशॉप्स पे लग जाते हैं, या जिनके अंदर थोड़ी सलाहियत होती है और उनको थोड़ा इन्वायरमेंट मिला होता है, वो अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, और वो इन्वायरमेंट में आगे निकल जाते हैं, अपने पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। और लड़कियों को ज़्यादातर कहा जाता है कि पढ़ ली है तो अब इसकी शादी कर दो, और सारा प्रेशर किस पे डाल देते हैं, मर्दों पे। ये हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं। अच्छा, अब जब एक मर्द, उसी मर्द की जब शादी हो रही है जिसने बचपन में अपने फैमिली में एक पैटर्न देखा है, वो पैटर्न क्या है आप उसका, कि बाप कमा रहा है, बाहर जा रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है, हाँ, इनकंसिस्टेंट है, प्रेजेंट फादर नहीं है, ठीक है, घर के मसाइल उसको इतने नहीं पता हैं, उसके ज़िंदगी में एक ही फोकस है पैसा कमा के लेकर आना। हाँ, ठीक है। अब जब वही बच्चा ये पैटर्न देख रहा है, अच्छा फिर उसकी माँ, कोई घर के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो किसको आके बताएगी, अपने बेटे को आके बताएगी। वो बातें किससे करेगी, तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे सहारा हो जाएगा, तुम बड़े हो जाओगे। मुझे एक बात पर्सनली समझ नहीं आती कि हम एक्सपेक्टेशंस रख क्यों रहे हैं, आइदर अपने बच्चों से ही क्यों रख रहे हैं, ठीक है, चाहे बेटा है चाहे बेटी, एक्सपेक्टेशंस आपकी, तुम बड़े हो जाओगे तो घर का ये मसला सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो वो जब लड़का बड़ा हो रहा है और वो इसी पैटर्न में बड़ा हो रहा है और उसने वो इन्वायरमेंट देखा है, जब उसने आगे अपनी फैमिली बनानी है, तो सबसे बड़ी चीज़ वो क्या कर गया, ही विल बी इमोशनली अनअवेलेबल फॉर हर वाइफ एंड द चिल्ड्रन, जिसकी वजह से, क्योंकि अब औरतें जो होती हैं वो इमोशनली इन्वेस्ट करती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है।
अब जो कि नहीं करना चाहिए, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो वो जब इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट एक रिलेशनशिप में कर रही हैं और उनको आगे वही इमोशनली अनअवेलेबिलिटी मिल रही है, तो वो किस में चली जाएंगी? फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, जिसकी वजह से फैमिली में लड़ाइयाँ होंगी, हस्बैंड वाइफ में मिसकम्युनिकेशन होगा। अच्छा, एक और बहुत पैटर्न होता है कि मर्द जो है, मतलब हमने मर्द को ना हमेशा से गाइडलाइन दी है। अच्छा, हमेशा से अगर आप इस पैटर्न को नोट करें, हमने मर्द को जैसे एक स्क्रिप्ट दे दी है। अच्छा, ठीक है, स्पेशली जो हमारे पुराने नानियाँ दादियाँ वाला वो सीन है, हम उनको स्क्रिप्ट दे दिया, वो स्क्रिप्टेड बातें करते हैं अभी मर्द। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इमोशंस बात तो उन्होंने करनी नहीं, क्योंकि इमोशंस उन्होंने अपने क्यों नहीं इमोशंस अपने उन्होंने निकाले? फियर ऑफ जजमेंट, सोसाइटी क्या कहेगी। ठीक है, हम तो कह देंगे कि यार आज दिल बहुत उदास है, हाँ, ये आगे बात को वो मर्द नहीं कह कह देगा सकते। तो ये परेशानी की बात है। तुम्हारा क्यों दिल उदास है? हाँ। किस खुशी में? तुमने क्या, बाहर ही तो रहते हो सारा दिन। तो हमने एक मर्द को इमोशनल अनअवेलेबल खुद बना दिया है, क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट की वजह से। और वो खुद भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसको हो रहा है कि मैं कोई बात करूंगा तो मुझे आगे से जज किया जाएगा, मेरी थॉट्स को जज किया जाएगा, मुझे जज किया जाएगा। दूसरा, हमने मर्द के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेशर डाल दिया है कि तुम यू आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और तुमने ही कमाना है। अब मैं देखती हूँ कि थिंग्स हैव रियली चेंज्ड, क्योंकि वुमेन आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यार सिर्फ मर्द करे औरत ना करे, इट्स यू नो बोथ साइड वेज चलती है, लेकिन एक पे इतना प्रेशर डाल देना, चलो अगर कमाने के, इफ़ वन इज़ गोइंग आउट द अदर इज स्टेइंग इनसाइड द होम एंड शी इज लुकिंग आफ्टर यू नो the home, the kids, the environment, खाना पीना, like there are a lot of works at home as well। हम ये नहीं कह सकते कि जो औरत काम नहीं कर रही, वो घर में है, घर में तो सिर्फ वो है तो वो कुछ भी नहीं कर कुछ रही भी है, नहीं ऐसा कर रही। घर में भी बहुत सारे काम Actually, होते she is हैं, doing हाँ। a lot। और मैं आपको बताऊँ, घर हमारा 80%, 90, 100% बल्कि चल ही उनकी वजह से रहा है। That's true। ठीक है, मतलब अगर मर्द तो पैसा कमा के ला रहा है, तो औरत खाना बना रही है। हाँ। ठीक है, मैंने इतनी प्यारी बात यही वाली पढ़ी थी कि एक पैसा कमा रहा है तो दूसरा उस पैसे से उस घर को बना रहा है, exactly। जिसकी वजह से उस अच्छी जगह पे वो इन्वेस्ट कर रही है ना, करे, हाँ। जिसकी वजह से घर का सुकून है, घर का एक एनवायरनमेंट, एक चेन चलती है ना पूरी। अल्लाह ताला ने दुनिया ऐसे डिज़ाइन की है कि वो हर चीज़ सर्कुलर मोशन में चल रही है, कुछ भी लीनियर कांस्टेंट नहीं है। तो वो जब एक सर्कुलर जब आप एक चेन चल रही है, मतलब हस्बैंड कमा रहा है, बीवी को दे रहा है, बीवी आगे नर्चर कर रही है, घर को देख रही है, बच्चे देख रही है, बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, इमोशनल अवेलेबल बच्चे हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा आगे घर बनाएंगे, जिसकी वजह से पूरी फैमिली अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सोसाइटल नॉर्म्स को ख़त्म करें। हाँ। अच्छा, दूसरा इफ्रा एक ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना। बहुत सी ख़वातीन फिर ये भी शिकायत करती हैं कि एक तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं कि काम करना है, फिर घर आके भी उनके पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, तो ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये जिस बंदे ने सीख लिया उसकी ज़िंदगी जन्नत होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हमने मर्दों को शुरू से एक बात समझाई है कि वो वर्कोहॉलिक है। हाँ जी। अब फैमिली के अंदर तो वो अपने आप को प्रूव कर नहीं सकते, तो वो अपने आप को प्रूव कहाँ से करते हैं? आउटसाइड ऑफ देयर होम, थ्रू देयर करियर्स, थ्रू देयर अपनी एजुकेशन के उस पर, अपनी जॉब के थ्रू अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उस प्रूफ करने की कि हम अच्छे हैं, वी आर द ब्रेड विनर्स, और हम अच्छा कमा रहे हैं, और इस प्रूफ करने की कोशिश में वो अपने आप को वर्कोहॉलिक बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम जितना ज़्यादा काम करेंगे और हम जितने पैसे लेकर आएंगे उतने हम अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, जिसकी वजह से वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाते। ओके। बहुत से ऐसे हमारे मुल्क में इदारे हैं कि जो मर्दों को वीकेंड्स पे भी फारिग नहीं रहने देते। उन्होंने इतना काम का प्रेशर, और जिसकी वजह से बीवी तंग है, जिसकी वजह से बच्चे तंग हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ बेसिकली एन आर्ट, कि अगर आप उसको सीख लो तो। और दूसरा कि आप एक मर्द, वही बात है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि आप उसको जज नहीं करो कि अगर वो काम नहीं कर रहा है, या अगर वो उतना नहीं कमा रहा है, या वो घर को इतना नहीं देख पा रहा है, तो आप उसको इस पे जज ना करो कि तुम कमा नहीं रहे हो, या यू नो जस्ट लिसन टू हिम, जस्ट बी देयर फॉर हिम। फॉर अ मैन, जस्ट लिसन टू हिम, लाइक इमोशनली उसको अवेलेबल करना है, जिसकी वजह से फिर
80% हमारी जो घर है ना वो ठीक हो जाएंगे इफ़ अ मैन इज़ कंसिस्टेंट एंड ही इज़ इमोशनली अवेलेबल। और ये ट्रेनिंग आपकी बचपन से स्टार्ट होती है, आप डे 1 से वो पैदा हो रहा है, आप वहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। मतलब अब आप ये इस टैबू को, इन तमाम तर चेन्स को तोड़ सकते हैं जो कि पुरानी है, अब इनमें से निकल के आ जाना चाहिए। बिल्कुल कि हमने मर्दों को ठीक है स्पेस देनी है कि वो अपनी इमोशंस बता सकें ताकि उनको और फियर ऑफ जजमेंट ना हो उनको इस बारे में कि हम ये ख़ास तौर पर लाइन जो है ना ये बोला बंद कर दें कि मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर रो नहीं सकता, वो रो नहीं सकता, या वो इमोशंस शो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी इंसान है, उसके भी जिस्म में दिल है, वो भी परेशान हो सकता है, उसको भी दर्द होता है, तो उसको बोलने दिया करें, वो अपना एक्सप्रेस करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। तो आज हमने इसी वाले से बात की है। इफ़रा सैयद हमारे साथ मौजूद थी। इफ़रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। इंसानी जिस्म की बेहतरीन कारकर्दगी का जो दारोमदार है वो बेहतरीन दिमागी सेहत पर होता है। कमज़ोर जो दिमाग है वो इंसान के सोचने, महसूस करने और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की जो सलाहियत है ना उसको मुतासर करता है और यादाश्त पर भी मनफी असर डालता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिस तरह जिस्मानी सेहत के लिए बेहतर ग़िज़ा और वर्जिश की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह अच्छी दिमागी सेहत, उसकी बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन यादाश्त के लिए आपको खुली फ़िज़ा में वर्जिश और मुस्बत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अच्छी दिमागी सेहत को बरकरार रखने में मददगार देती है। अब इसके अलावा नींद पूरी ना होने के सबब भी दिमाग के लिए सोचना, समझना और चीज़ों को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर पर आपकी जो मेमोरी है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर एक तो आपकी नींद अच्छी नहीं है, दूसरा आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, और तीसरा अगर आपकी पुअर डाइट है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो कि हमारे माइंड को शार्प कर सकते हैं। तो उस पर हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अकीला, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अकीला, क्या क्या सुपर फूड्स हैं शार्प माइंड के लिए? क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी दिमागी सेहत भी अच्छी होगी, आपका शार्प माइंड होगा और आपकी यादाश्त भी अच्छी होगी। वरना तो बड़े प्रॉब्लम होते जा रहे हैं यादाश्त के। इवन दो कि यंग जनरेशन में, यंगस्टर्स में जो है ना मेमोरी का प्रॉब्लम आता जा रहा है कि कहते हैं जी हम तो भूल जाते हैं। पूरे दिन में आप जो भी कैलोरीज लेते हैं, जो भी इनटेक करें, उसका 20% पार्ट हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, मतलब इसको रिक्वायरमेंट होती है पर डे के हिसाब से। अगर हम कैलोरीज की बात करेंगे पर हिसाब से पेशेंट को कितनी कितनी कैलोरीज चाहिए, तो एटलीस्ट अपनी डाइट के अंदर वो सुपर फ्रूट डालें जो आपका ब्रेन को एक्टिव करें। आपका ब्रेन एक्टिव तो आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपने सोचना भी है, देखना भी है, फीलिंग भी करनी है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। सो हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी कैलोरीज वगैरह लेनी पड़ती हैं, वाटर इंटेक अच्छा करना पड़ता है। फिर साथ साथ आपका स्लीप साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितना भी आपकी रूटीन होगी डिस्टर्ब रहेगी। अगर आप 20 आवर्स के अंदर 8 to 10 आप आवर्स के अंदर नहीं सोएंगे तो आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी, तो ऑर्गन भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इसमें आपकी एक तो स्लीप का साइकिल अच्छा होना चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके जो वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए। लेकिन कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो हमारे दिमाग को एक्टिव रखते हैं और तेज़ शार्प बनाते हैं? सबसे पहले पर्पल कलर्स के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करें। नट्स वगैरह हो गए, साथ ब्लूबेरीज हो गए। अगर ब्लूबेरीज नहीं मिलती तो आप हैंड ऑफ नट्स अपने स्नैक टाइम ज़रूर इनटेक करना शुरू करें। और उसके बाद जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस वगैरह लेना शुरू करें या उसके रॉ फॉर्म में इनटेक करना शुरू करें। जितना फाइबर आपके डाइट के अंदर अच्छा होगा उतना आपका जो GIT एक्टिव होगा, उतना आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोग हैं जो खाने के बाद डिसकम्फर्टेबल जोन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट हैबिट अच्छी
अच्छी ना होने की वजह से जो भी आप खाते हैं तो आपको लगता है आपको नींद आ रही है, आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, नोजिया फील हो रहा है, वो आपको फुलिंग और फुलनेस देता है। अगर मैं किसी भी चीज़ को टच करूँगी मुझे फीलिंग आएगी मैं ये चीज़ खा लूँ, तो हमें ब्रेन एक्टिव करेगा वो चीज़ आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। अगर आप अननेसेसरी खाना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर, तो आपने अपनी डाइट के अंदर वो फ्रूट्स ऐड करना जो आपके ब्रेन को, आपके माइंडफुल ईटिंग हैबिट को बेहतर से बेहतर बना सकता है, जिसके अंदर हैंड ऑफ नट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हम समर में नहीं ले सकते, हमें ड्राइनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वैसे रो फॉर्म में डायरेक्ट नहीं खा लेने, आपने ओट्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी स्मूदीज वगैरह में ऐड करके खा सकते हैं हैंड ऑफ नट्स वगैरह। फिर उसके बाद रेड मीट का इस्तेमाल, बीफ का कम इस्तेमाल करना है, आपने वाइट मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर हम फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की डाइट की बात करें तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको सबसे पहले पीसफुल डाइट हैबिट के बारे में बताती हूँ, जो आपको बॉडी में एंजाइटी वगैरह के हेल्थ इशू जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसके लिए अपनी जितनी डाइट हो सके पीसफुल रखें, अपने पोर्शन कंट्रोल रखें और सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। जितना आप अपना इंटेक कम रखेंगे उतने ही आप एक्टिव रहेंगे और कैलोरीज के हिसाब से आप लेना शुरू करेंगे तो आप हमेशा एक्टिव रहना शुरू कर देंगे। मतलब जो वाइट मीट है उसका इस्तेमाल करें प्रोटीन के लिए, बीफ या मटन का इस्तेमाल लेस कर दें। उसके बाद आप प्रोटीन लेना चाहते हैं, लेग्यूम से ले सकते हैं, पल्सेस से ले सकते हैं, बीन से ले सकते हैं, जो आपको प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है। उसके साथ आपने चपाती और चावल ज़रा अवॉइड करिएगा। अगर आप बीन्स वगैरह दालें वगैरह लेते हैं उसके साथ फाइबर ज़्यादा लें। फिर साथ आप कोई भी जूस ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की जगह। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमेशा डाइट के अंदर मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, वो भी आपके दिमाग को तेज़ करती है? यस, डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, वो भी आपके दिमाग को तेज़ करती है। अच्छा, दूसरा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दिमाग को तेज़ करने के लिए बादाम खाने चाहिए। वो बचपन से ही है हमारे ये, बल्कि हमसे पहले भी जो लोग थे ना वो यही सुनते आ रहे हैं। तो वाकई ऐसा होता है कि दिमाग तेज़ होता है बादाम खाने से? एक्चुअली ऐसा हैंड ऑफ नट्स के अंदर बादाम भी आते हैं, लेकिन अगर आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ रख के आप भूल जाते हैं। अक्सर पेशेंट मुझे कहते हैं डॉक्टर गिला अभी हमने कुछ खाया था हमें याद नहीं आ रहा, हमने पानी पिया या खाना खाया, कुछ मेमोरी लॉस हो रही है। अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर पंपकिन सीड्स ऐड करना शुरू कर दें। पंपकिन सीड के अंदर वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। आपका ब्रेन फास्ट होना शुरू हो जाएगा, मेमोरी लॉस नहीं होगी। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। और आयरन डेफिशिएंसी जिनको होती है वो भी पंपकिन सीड का अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दें। जिस तरह आप स्मूदी ले रहे हैं, आप ओट्स ले रहे हैं, आप योगर्ट ले रहे हैं, तो आपने उसके अंदर पंपकिन सीड ऐड करके इंटेक करना शुरू कर दें। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हमारे दिमाग को तेज़, अगर किसी की मेमोरी लॉस हो रही है या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है उन्हें? सबसे पहले तो बॉडी में जिन विटामिन की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से जो हम सप्लीमेंट मोस्टली मैं रेकमेंड करती हूँ, जिसके अंदर विटामिन सी आता है, ई आता है, फिर विटामिन बी आता है, जो अब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर ये डेफिशिएंसीज में आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि सब मल्टीविटामिन आना शुरू हो जाते हैं, आस्ता आस्ता आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं कि आपकी बॉडी को ये विटामिन की नीड है, तो आप सब मल्टीविटामिन अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दें। विटामिन D3 डेफिशिएंसी की वजह से आपको लॉस होना शुरू होती है मेमोरी, और उसके बाद माइग्रेन की इशू बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट में सब मल्टीविटामिन ऐड करना शुरू करें। सिर्फ आपने 3 मंथ तक सप्लीमेंट्स लेने हैं विद डाइट प्लान, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, बच्चों में ख़ासतौर पर जो फोकस स्पैन है, फिर फॉगीनेस होना शुरू हो जाती है, ब्रेन फॉगीनेस, तो वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? बच्चों को सबसे पहले फ्रूट जूस इंटेक करवाना स्टार्ट करें। अगर फ्रूट चाट नहीं लेते फ्रूट जूस लेना शुरू करें। जितने में सीज़न के फ्रूट्स हैं वो डेली बेस पे बच्चों को 1 या 2 सर्विंग ज़रूर ऐड करें। फिर उसके बाद बच्चों की डाइट के अंदर नट्स ज़रूर ऐड करवाएं। अगर वो प्रोटीन का पार्ट नहीं भी लेते इट्स ओके। आप घर के अंदर मसर चावल जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है बच्चों को इंटेक करने के लिए, हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर दें। आयरन डेफिशिएंसीज नहीं होगी। फिर उसके बाद मसर चावल से यस आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी? यस। अच्छा, यस। उसमें ऐसा क्या है? एक्चुअली वो सीड्स हमारी जो दालें होती हैं, हमारी दालों के अंदर हमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हाँ। तो मसर चावल बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि वो लाइट सी ग़िज़ा होती है, बच्चे इंटेक कर लेते हैं और ईजिली वो डाइजेशन हो जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपको मैग्नीशियम भी मिल जाता है और ये इनमें बाकी ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो कि आपकी हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी। अकीला मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। अकीला, थैंक यू सो मच कि आप आई और सुपर फूड्स के हवाले से हम बात कर रहे थे जो कि हमारे
दिमाग के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जनाब अब कुछ हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेशन के हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब कह लें कि वो टेक्नोलॉजी से आरास्ता होती जा रही हैं, अब वो ऑनलाइन जाती जा रही हैं। तो हमारी तारीख़ में पहली बार जो पंजाब बार काउंसिल को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। अब ये जो प्रोसेस है डिजिटलाइजेशन का, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे वकला बरादरी को क्या फ़ायदा होगा, हमारे जो लॉ है ख़ास तौर पर क़वानीन है उनको क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, और जो कहीं ना कहीं लूप होल्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जाली जो वकील है वो पकड़े जाते हैं, वो डिग्री होल्डर्स नहीं होते हैं, और बाद में कितने सालों बाद जाके पता चलता है कि जनाब इनके पास तो डिग्री नहीं है, ये तो वकील ही नहीं है, लेकिन वो वकील बन के फिर रहे होते हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं या चले गए हैं, इससे फ़ायदा क्या क्या पहुँचेगा, इस पर हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के इरफान सादिक तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ नसीर कंबो साहब हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। नसीर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और इरफान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। इरफान साहब आप ही की तरफ आऊँगी। सबसे पहले जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम गए हैं, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये कहूँगी, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सबसे पहले तो देखें कि कोई भी न्यू एंट्रेंट्स जो हमारे फील्ड में आ रहा है उसके पास ऑप्शन आ गई, बजाय कि वो ऑफिस विजिट करे, उस पर डिजिटल सिस्टम ऑप्शन मौजूद है कि उसने A to Z डाटा जितना भी है वो ऑनलाइन फिल करना है। अच्छा। ऑनलाइन फिल करके उसने अपलोड करना है। एक तो टाइम सेविंग होगी, दूसरा डाटा जितना भी है कलेक्शन ऑफ डाटा वो सारा एज पर लेटेस्ट प्रोसीजर के तहत होगा। मीन कल को वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट फिल नहीं किया था, या ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच नहीं किया था। उसका ऑल टुगेदर डाटा जितना भी है वो ऑनलाइन है, अपलोडेड बाय द पर्सन एप्लीकेंट हिमसेल्फ है। और साथ उसको फ़ायदा ये हो गया कि जब उसका डाटा ऑनलाइन हो जाएगा, उस डाटा ऑनलाइन के साथ फ्यूचर सारी करस्पॉन्डेंस उसके साथ चलेगी। उसको किसी स्टेज पे सर्टिफिकेट चाहिए, वो 1 मिनट में जाएगा, 1 क्लिक पे उसको सर्टिफिकेट घर बैठे मिल सकता है। लेकिन उसके कोड वेरिफिकेशन सिस्टम हमने बड़ा प्रिपेयर किया और अच्छे तरीके से हमने किया। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो फाइल आती थी वो मैनुअल फाइल आती थी। मैनुअल फाइल का इशू हमारे साथ सबसे बड़ा ये आता था कि उसका रिकॉर्ड कीपिंग का इशू था। विद कई दफ़ा होता है कि फाइल पड़ी हुई है, किसी जगह फाइल ख़राब हो गई है, उसको रिकंस्ट्रक्ट का इशू था, या किसी ने बोगस डॉक्यूमेंट रिलायंस किया, एक टाइम में किया, कल को चेंज करने का प्रॉब्लम होता था, उसकी रिकॉर्ड सेविंग का इशू था। तो अब ये डिजिटल होने के साथ सारा जब डाटा अपलोड हो गया, क्लाउड सिस्टम में सेव है, ना तो उसको चेंज कर सकता है, ना वहाँ पे किसी किस्म का उसका अदरवाइज डिस्ट्रॉय होने का खदशा है। तो इससे फ़ायदा बार काउंसिल के रिकॉर्ड कीपिंग में भी है, एप्लीकेंट्स को भी है, अदर अदारों को भी है, और साथ ही साथ इसके साथ कई चीज़ें क्योर कर गई कि एक बंदा जो रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया, कल को उस रिकॉर्ड से बैकआउट भी नहीं कर सकता। ठीक है। और साथ एक जाली वकील है, तो हम 1 मिनट में उसको उस ऑनलाइन सिस्टम के अच्छा, ये वाला जो डिजिटलाइजेशन का ये जो मामला है, डिजिटलाइज्ड गए हैं, ये अभी न्यू एनरोलमेंट के लिए या पुराने भी जितने वकील है उनके लिए भी है? अब मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। जितने न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं ना वो 100% डिजिटल सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक है। अब जितना भी हमारे पास पुराना है उसको भी हमने डिजिटलाइज कर दिया है, वो भी हो गए, उनका डेटा भी सारा हमें ऑनलाइन नजर आ जाता है। अब हम फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं, हम इसको नादरा के साथ लिंक विद करने जा रहे हैं। अच्छा। नादरा के साथ लिंक विद करने का फायदा क्या होगा कि जब हम नादरा के साथ अपना डाटा शेयर करेंगे, हमारे पास कंप्लीट डाटा ऑफ ऑल द जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उस डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जब हम नादरा के साथ वही डाटा शेयर करेंगे, नादरा हमें क्या फैसिलिटेट करेगा, सबसे पहले ऐसे लोगों को निकालेगा कि जो बोगस हैं। बोगस किस फॉर्म में है कि बंदे का नाम कुछ और रजिस्टर्ड किसी अभी तक निकले हैं वैसे? जी निकल रहे हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ। अभी तक कितने वकला है जो कि जाली निकले और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? इस वक्त हमारे पास जो प्रोसीडिंग्स जा रही हैं 550 पीपल हैं कि जिनके खिलाफ हमने प्रॉपरली एफआईआर दर्ज करवा के उनके खिलाफ प्रोसीडिंग कर रहे हैं। ये वो है कि जो जाली वकला है, जाली वकला है, जिनके पास ना डिग्री प्रॉपर है, फ्रॉडुलेंट और वो काम कर रहे थे कब से काम करना समथिंग एल्स, लेकिन उन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में लाइसेंस जाली बनवाया था। जाली इस फॉर्म में हो सकता है कि उन्होंने बार काउंसिल के रिकॉर्ड में नहीं बनवाया, अदरवाइज आपने आपको लाइव शो कर रहे हैं। अच्छा। ये भी जरूरी नहीं है कि वो बार काउंसिल का रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज बोगस तरीके से मार्केट से लाइसेंस बना लिया, यूनिफॉर्म पहन लिया। अच्छा। मीन हम इस ऐप के जरिए हमने मैक्सिमम लोगों को, अब सोशल मीडिया हमें बड़ा हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा। हम सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटीज देखते हैं, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज यूनिफॉर्म में कर रहा है, हम फौरन उसको टेकअप करते हैं और रिकॉर्ड से वेरीफाई कर लेते हैं। बात करने के हमारे पास ऑप्शन है, हम उस पर जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वो वाकई एडवोकेट है या नहीं है। अब मैं जो बात कर रहा था कि नादरा के साथ लिंक विद, उसका फायदा क्या होगा कि जितने भी लोग जॉब होल्डर्स हैं उन्होंने लॉ किया
उन्होंने लोगों ने लाइसेंस लिया, विद द पैसेज टाइम उनकी जॉब हो गई, वो पुलिस में चले गए, अदर डिपार्टमेंट्स में चले गए, लेकिन अपना लाइसेंस उन्होंने सस्पेंड नहीं करवाया। अब नादरा सब जब जाएगा, नादरा के पास जितने सैलरीड पर्सन लोग हैं उनका रिकॉर्ड होता है। नादरा की ऐप ऑटोमेटिक उस सैलरीड पर्सन को बाहर निकाल देगी, ठीक है, डेथ पर्सन को बीच में से निकाल देगी। वो इतना शफाफ सिस्टम हो जाएगा कि उसका फायदा सिर्फ पंजाब बार काउंसिल अकेले को नहीं होगा, अदारे को नहीं होगा, उसका फायदा इंडिविजुअल होगा और तहसील बार एसोसिएशन जो पूरे पंजाब के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो पूरे पंजाब के अंदर है, वहां पे इलेक्शंस जो होंगे वो भी उसी ऐप के जरिए होंगे और बायोमेट्रिक इलेक्शन का अल्टीमेटली 100% रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होगा। मतलब अब ये जो एक खास तौर पर ये जो लूप होल हमारे सामने आता था कि बहुत से जाली वकला हमारे सामने आते थे, केसेस हमारे सामने आते थे, अब वो एटलीस्ट उसमें शफाफियत मौजूद होगी इस ऐप के थ्रू, क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन चली जाएगी, डेटा आपका उसके ऊपर आ जाएगा, तो कोई भी ऐसा बंदा जो फ्रॉडेंट होगा या उसके बोगस कागजात होंगे वो तो फौरी तौर पर पकड़ा जाएगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये तक हमारे ऑफिस को विजिट करना, उस बंदे ने एक फाइल लेके बेचारे ने पता नहीं कितने सेक्शंस में जाना है। अब हमने फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया है, कोई भी बंदा है सबसे पहले अपना प्रॉब्लम वहीं बताए, वहीं पे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगला काउंटर बना उसकी फाइलिंग का, अगला वेरिफिकेशंस का। चले ये अच्छी चीज होगी, क्या बात है, चले ये तो अच्छी चीज होगी कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व करते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। नसीर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हर कोई जो है ना उसके ऊपर उसका डेटा हमें मिल सकता है, एक ही छत तले सारे होंगे, अब कोई जाली वकला भी नहीं हमें वहाँ पर नजर आएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मिस मुनीबा। मैं समझता हूँ कि हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल हमारे साथ बैठे हैं और ये तारीखी दिन है जी, बिल्कुल, कि इन्होंने अनाउंस किया है कि चीज़ें जो है पंजाब बार काउंसिल डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत इशू था कि जाली वकला जो है वो बहुत ज़्यादा थे। कुछ तो वो जाली थे जो जाली डिग्रियाँ लेके आए थे या जिन्होंने मिल मिला के जो है अपनी एक जाली फाइल बनवा ली थी, क्योंकि मैनुअल सिस्टम था, रवायती था, तो वो कागज कुछ भी चल जाता था। अब डिजिटलाइजेशन की तरफ गए हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड में जो 2 नंबरी है वो तो रुक गई है। नहीं अब मैं आपके तवज्जो से वाइस चेयरमैन साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बार में बहुत सारे वकला जो लॉ के स्टूडेंट हैं, अभी वकील नहीं है, अभी पार्ट 1 या पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, वो बार में ना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के फिर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई हमारे इलेक्शन लड़ने वाले जो वकला है ना वो करते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के नजर आ रहा होता है कि इसके साथ बहुत वकील हैं और ये बड़ा पॉपुलर है और उसके साथ यकजहती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो उनकी तरफ जो है वो होना चाहिए। हालांकि पंजाब बार काउंसिल का हर कॉलेज को ये गाइडलाइंस हैं कि आपके कॉलेज का कोई भी बच्चा जब तक 5वां साल पास ना कर ले उस वक्त तक बार में यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। अगर कोई ट्रेनी वकील भी है तो वो मैरून टाई के साथ आएगा। बट ये असूल जो है वो प्रैक्टिकली अभी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। मैं क्योंकि खुद लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमने बड़ी सख्ती से लगाया हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इधर यूनिफॉर्म पहन के फिर रहे होते हैं और मुझे देख के जो है ना फिर वो मुंह छुपा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ एक तो इनकी तरफ, क्योंकि जो बच्चे प्री मैच्योर स्टेज पे आते हैं ना तो वो बच्चे जो है वो उस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि वो 2-3 साल पहले आ जाते हैं। कोई उनको वकील समझता है, कोई नहीं समझता, कोई उनको डिसग्रेस करता है। तो मैं समझता हूँ कि जाली वकील जो है वो ये जाली का लफ्ज़ बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और डिजिटलाइजेशन की बदौलत ये होगा। डिजिटलाइजेशन से क्या होगा, रवायती अंदाज खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, वक्त का ज़िया जो है वो खत्म होगा, ऑनलाइन हर चीज़ मिलेगी और एक सिंगल क्लिक के मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमारे जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल है, पिछले हफ्ते मैं नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन के प्लेटफॉर्म से इनसे हमने मुलाकात की, हमारी पंजाब की टीम ने, जिसमें सोशल सेक्टर के लोग भी हैं और एज ए वकील मैं भी हूँ वॉलंटरली। तो हमने यहाँ पंजाब बार से ये मीटिंग की कि जो निकाह नामा है उसमें ख़वातीन के मैरिज राइट हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कानून साजी हो सकती है जिससे ख़वातीन के ये जो बोगस निकाह हैं ये रुक जाएं या ख़वातीन के मैरिज राइट प्रोटेक्ट हो जाए। तो इन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी सजेशन यही दी कि आप निकाह नामा को डिजिटलाइज करके उसको नादरा के साथ लिंक कर दें, ताकि कोई दूसरी शादी जिसने की हुई है वो भी नहीं छुप सकता। दूसरी शादी करेगा तो पहली शादी जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे आ जाएगी, दूसरी बीवी बच्चे वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, देखिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा डिजिटलाइजेशन की तरफ इतनी स्पीड से जा रही है कि उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि बायोमेट्रिक जो है कोई भी लिटिगेंट अदालत में आएगा, उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी तो केस दायर होगा। इस तरह बोगस केस जो है उनका रास्ता रुका। उसके बाद 2 दिन पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऑफिस के साथ मिलकर FIR दर्ज होने से लेके चालान सबमिट होने तक, अदालत में फैसला होने तक का सारा रिकॉर्ड एक क्लिक पे होगा। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का
इस पे जो है वो चेक एंड बैलेंस होगा कि क्यों चलान टाइम पे सबमिट नहीं होते, क्यों जो है केसों के फैसले जल्दी नहीं होते, क्यों तफ्तीश जो है वो सही नहीं होती। इसी तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डिजिटलाइजेशन की तरफ क्या किया कि जो बेंचेस हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट है, इस तरफ जा रहे हैं कि जी जो दूसरे शहर हैं हाई कोर्ट में बैठ के वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ के हाई कोर्ट में पेश होंगे, डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। हेल्पलाइन का इजरा किया है कि लोग घर बैठ के टेलीफोन कॉल करके अपने केसों के बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह इवनिंग कोर्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, वो भी मैं समझता हूं कि डिजिटलाइजेशन की तरक्की होगी कि 24 घंटे अदालतें हों, कंप्यूटर पे बैठ के जहां कोई बैठा है अपने केस में पेश हो, अदालतों में आने की का जो है वो मामला ही ना हो। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन है, और ये जो चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है, ये चीज़ों में 2 नंबरी है, ये डिजिटलाइजेशन के जरिए रुकेगी। और फरहाद शाह जो मैं समझता हूँ इरफान सादिक तारड़ साहब जो है वो हमारे यंग लीडर हैं और ये पंजाब बार के वाइस चेयरमैन हैं, इनका दौर इंशाल्लाह ताला सुनहरी दौर होगा मतलब पंजाब बार को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए। जी, अब हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो ये सारी मामलात है कि जनाब किस तरह हमारे ख़ासतौर पर ये सारी चीज़ें भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी वकला बरादरी को, हमारे जो साइल हैं उनको क्या इससे फ़ायदा होगा। तो इस पर बात करने के लिए नसीर कमो साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान सादिक तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो धरना दिए हुए हैं पिछले 12 दिनों से और वो धरना जो है वो अभी तक जारी है। कल के रोज़ जो है ना वो कुछ मामलात ये हुए थे कि वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है ना वो धरना देने की कोशिश की गई ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से और फिर जो है ना वो पुलिस ने एक्शन दिखाया और पुलिस के एक्शन के बाद रिएक्शन भी हुआ और उसमें ये है कि आज अस्पतालों में जो आउटडोर सर्विसेज हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। पहले ओपीडीज़ बंद कर दी गई थी, वहाँ पर काम नहीं किया जा रहा था डॉक्टर्स की तरफ से। उनका ये कहना था कि जब तक ये मामला या हमारे मुतालिबात नहीं मंजूर होते हैं हम धरना जारी रखेंगे और काम भी नहीं करेंगे। तो ये जनाब तमाम तर सूरत हाल है और कल जब पुलिस ने एक्शन दिखाया है और ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश की गई हेल्थ वर्कर्स की तरफ से, तो पुलिस ने हेल्थ वर्कर्स को मारा भी है और हाथापाई भी हुई है। फिर केमिकल मिले पानी और हाथापाई से खातून समेत 2 अफराद वहाँ पर बेहोश भी हो गए थे। तो जनाब जो YDA के सदर हैं शुएब नियाज़ी, वो कहते हैं कि पुलिस ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया है, अगले लाया अमल का ऐलान पीर को होगा। क्या मामलात है, उन्होंने अपना जो दायरा कार है वो वसी कर दिया है धरने का। ये सूरत हाल है कल की जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस ने एक्शन दिखाया हेल्थ वर्कर्स के ऊपर। ये मारपीट भी हुई है, हाथापाई भी हुई है और ये केमिकल मिला जो पानी है ये भी उन वर्कर्स के ऊपर फेंका गया है। पिछले काफ़ी दिनों से 12 दिन हो चुके हैं जो हेल्थ वर्कर्स थे ये चेरिंग क्रॉस पर धरना दे रखे थे, वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी तरफ से ये कहना है कि कोई भी जो हुकूमती ओहदेदारान है वो उनसे बात करने नहीं पहुँचा और ये हस्पतालों की निजकारी के ख़िलाफ़ धरना जारी है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और कब तक ये जो सर्द जंग है ये यूं ही बरकरार रहेगी। कल की सूरत हाल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब ये क्या मामला है? निजकारी के ख़िलाफ़ ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है, 12 रोज़ हो चुके हैं। तो क्या ये मुतालिबात मंजूरी तक उन्होंने कहा है कि हम काम भी नहीं करेंगे, आउटडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं, तो क्या अब आगे होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जागो लाहौर। देखें ये 3 किस्म के मॉडल हैं जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम के अंदर लॉन्च किए गए। पहले आउटसोर्सिंग की गई, आउटसोर्सिंग के नाम पे ऊपर एक एनआरकी और बद इंतजामी अस्पतालों पर लाई गई। आप अभी देख रहे टेरिटोरियल सर्विस सिक्योरिटी आउटसोर्स की, अब देखिए वहाँ पर क्या हालात हुए। उस वक्त आपने कहा कि हेल्थ एक जिम्मेदारी है, ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है हमारे मुल्क में। ना तो ये ट्रेड है, ना ये कस्टम है,
ना ये एक्साइज है, तो ये भी कर दी गई। उसके बाद एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल निकाला गया, बदतरीन मॉडल था, उसका भी फेलियर की डिस्कशन किसी में पूरा प्रोग्राम रख लीजिए उसके ऊपर। अब प्राइवेटाइजेशन की सूरत यह है कि 3 टीयर्स है, एक प्राइमरी है जिसके अंदर PHO डिस्पेंसरी है, उसके ऊपर एक है ये RHC का मॉडल, फिर ये DHQ और THQ और टर्शियरी केयर मॉडल। इन्होंने मरहलावार हर चीज के ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और ये चीजें मांग ली हैं। अब फेक कंपनियां बनेंगी, फेक मालिक बनेंगे और ये औने पौने ये हेल्थ की फैसिलिटीज बिक जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद काज़मी साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सजाद साहब, पिछले 12 दिनों से ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है और कल का जो मामला था वो भी हमारे सामने ही है। डॉक्टर्स ने पुलिस के गुज़श्ता रोज़ के एक्शन पर OPDs बंद करने की धमकी दे दी है और मज़ीद जो लायामल है वो कह रहे हैं जी पीर को सामने आएगा। तो ये क्या मामला है? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सड़कें भी ब्लॉक की हुई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, मरीज़ों को ख़ास तौर पर परेशानी हो रही है जो वहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनका इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो ट्रैफिक रवानी है वो मुतासर हो रही है। तो ये क्या मामला है और किस तरह इसको आप देखते हैं? जी बिल्कुल आपका तो इसमें अगर देखे जाए डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं मैं उसकी सही तो करता हूँ, लेकिन उसके भी कुछ नुकसान आता है, कुछ फायदे हैं। जिस तरह हेल्थ सिस्टम को जो है वो किया गया है, इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के लिए अनाउंस किया गया है, इसकी वजूहात ही कुछ डॉक्टर साहब उस वजूहात को नहीं बताएंगे क्योंकि वो क्या वजूहात है? वो उस पेशे से वाबस्ता है। आप देखें कि अभी आपके साथ पास बहुत सारी मिसालें हैं। BHU से ये स्टार्ट लिया गया है, BHU हेल्थ यूनिट के अंदर उन्होंने मरियम नवाज क्लिनिक के नाम से जो है वो जो ग्रेजुएट थे हमारे फ्रेश MBBS हैं लड़के लड़कियां, उनको बुलाकर उनको इंटरव्यू देकर तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और एक बकायदा रकम उनके साथ तय की गई है कि वो इस रकम के तहत जो है वो इस सिस्टम को चलाएंगे। अब जो वहाँ पे रेगुलर मुलाजम थे उनको फारिग नहीं किया गया। पहली तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर जो मुलाजम थे उनको करीबी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, जहाँ तक बेरोजगारी का मसला है वो ये है कि जो कंपनियां बनाई गई थी, प्राइवेट कंपनियां बनाई थी, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को बंद किया गया है, तो वो से उसकी बड़ी तादाद जो है वो धरने में मौजूद है। आज 13वां रोज है और उनका कहना है कि हमें जो है वो बेरोजगार दिया गया है। जब कोई प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है तो उसका मकसद यही होता है कि इसको किसी वक्त भी जो है वो बंद किया जा सकता है। अब ये देखें कि बुनियाद बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो देहातों के अंदर होते हैं और कोई भी शहर हो, अब लाहौर है, लाहौर के अंदर भी बेसिक हेल्थ यूनिट है और वो लाहौर के जो पसंदीदा इलाके हैं वहाँ पर वो मौजूद होते हैं जहाँ पर लोगों को आउटडोर की सहूलियात दी जाती हैं ताकि वो शहर के अंदर ना आ सकें। इस सारी सूरत हाल पे पेश नजर आप देखें आप अभी चले जाएं, बेहू हॉस्पिटल चले जाएं, गंगाराम चले जाएं, सरसद चले जाएं, जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, आपको ऐसे रश मिलेगा जैसे कोई कुंभ का मेला हो यहाँ पर। YDA के सदर है डॉक्टर शुएब नियाजी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं कि अब ग्रैंड हेल्थ अलायंस आगे क्या करने जा रहा है, क्या लायामल अपनाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कल की सूरत हाल हमारे सामने रही है, 13वां रोज़ हो चुका है आपके धरने का, तो क्या लायामल अपनाया जाएगा? कल पुलिस ने भी एक्शन दिया, फिर आप लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया कि आउटडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं, पहले OPDs बंद कर दी गई थी, तो अब क्या और होने जा रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द टाइम। आज़मी साहब की भी मुख्तसरन बात सुन रहा था। मैडम मसला ये है कि जो जमहूरी गवर्नमेंट का ना कहीं पे ही रवैया नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोग आते हैं मुअज़्ज़म मुल्कों के अंदर, आप प्रोटेस्ट करते हैं या धरना देते हैं तो आपकी आवाज सुनी जाती है, ये इसी काम के लिए होता है। धरना का काम नहीं होता। जब आप अपने हकूक के लिए आके बैठ जाते हैं ना और आप वहाँ पे
परसिस्टेंस रहते हैं, तो ये आपकी कामयाबी होती है। हम यही कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हमारे पास पीछे कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम तो अपने फाइनेंस पे यहाँ 13 दिन से बैठे हुए हैं। यही हमारी कामयाबी है कि हमने डरना कामयाब किया है, हम बैठे हैं और हम झुके नहीं हैं। अब जो था कल हमने ऐलान किया था सीएम हाउस जाने का, आपको पता है कितनी यहाँ पे पुलिस फोर्स थी, काफी स्टाफ पुलिस की गवाह है, और हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स का भी डॉक्टर्स नर्सेज ने मुकाबला किया और हम सीएम ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब भी हुए। और आपको पता है वहाँ पे जितनी पुलिस ऑफिसर्स ने मिलते की लीडरशिप की कि आज का दिन हमें दे दें, हम मुज़ाकरात शुरू कराते हैं। मीनवाइल मुझे जो है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जनरल साहब, उन सबकी कॉल्स आई कि हम आपका मसला हल करा रहे हैं। कोई शुजा साहब है सीनियर, उनकी भी कॉल आई कि हम कल तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे देते हैं। तो हम 7 बजे वहाँ से हमने ये सारी चीजें देखते हुए दोबारा धरना वापस चेयरिंग क्लास में मुंतकिल किया है, और साथ साथ हमने अपनी आउटडोर सर्विसेज पूरे पंजाब से उठा ली है। हम पहले क्यों नहीं उठा रहे थे, उसका मकसद ये था कि गरीब मरीज हमेशा सफर करते हैं और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वाईडी पंजाब ब्लैकमेलिंग से ओपीडी सर्विसेज बंद करके मरीजों का नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से इनकी मुतालबात तस्लीम नहीं की जाती। इसलिए हमने पहले पुरअमन प्रोटेस्ट किया। रमजान के महीने में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, तकरीबन 10 से 15 हजार अफराद रमजान में यहाँ पे निकले मार रोड पे चेयरिंग क्रास से। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर भी वो एंटर हुए। आज फिर यही 13 दिन से हम बैठे हुए हैं। हम तो हर तरह से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो शायद अपनी आखिरी टर्न समझ के किसी का मुतालबा मांगने से भेजा है। किसान सड़कों पे हैं, डॉक्टर सड़कों पे हैं, पैरामेडिक सड़कों पे हैं, और आप देख रहे हैं कि आज टीचर्स यूनियन, प्रोफेसर और लेक्चर एसोसिएशन ने भी स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल कर दी है। आप एप्का पंजाब ने तालाबंदी कर दी है, तमाम एप्का के दफातर इस टाइम बंद पड़े हैं, स्कूल और कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं पढ़ाए जा रहे, आउटडोर सर्विसेज बंद पड़ी हैं। इससे ज्यादा क्या गवर्नमेंट की रेट चैलेंज हो सकती है? मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से मैक्सिमम है। अब अगर मजीद बढ़ाया जाता है नहीं तो अभी कल के मामले के बाद शोएब साहब आपसे किसी ने राब्ता किया कि नहीं किया? राब्ता किया गया है। कल सीएम साहिबा ने कोई एक इजलास भी बुलाया। अच्छा, ठीक है, चीजें डिस्कस हुई हैं और उन्होंने नादिया साकिब से मिलने से भी इनकार कर दिया। कल के ये मेरी सियासी नाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मामला हल क्यों नहीं हो रहे, और रिपोर्टिंग गलत की गई। असल में सीएम साहिबा जो है वो मामला बेहतर करना चाहती हैं, हॉस्पिटल की विजिट भी कर रही है अपने लिए। वो इस चीज पे है कि उनकी दौरे हुकूमत के अंदर हेल्थ का सिस्टम बेहतर भी हो, लोगों को दवाइयाँ भी मिले। लेकिन मसला ये आ रहा है कि उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो डेली बेसिस पे तकरीबन जुम्मा वो रहते हैं। इतने लोग कपड़े नहीं चेंज करते जितने यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी हेल्थ में चेंज हो गए। अब मसला ये आ रहा है कि कुछ बैठने की कोई समझ बूझ नहीं है। इस तरह जहाँ से नादिया साहब के, बल्कि अजमत महमूद साहब को भी कोई समझ बूझ नहीं है। कभी वो वहाँ पे निजकारी के नाम पे आउटसोर्स कर देते हैं, कभी वो वापस ले लेते हैं, कभी वो वहाँ पे जो MS प्रोफेसर हैं क्लिनिकल, वो लोगों को वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपने देखा है असगर नक्की साहब, इतना बड़ा नाम है सर्जरी का, वो प्रिंसिपल थे इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। वहाँ मैडम साहिबा गई, उनको गलत ब्रीफ किया गया कि आप देखिए कि प्रिंसिपल जो है उसका काम टीचिंग है, ना कि दवाइयाँ मुहैया करता। अब आप उस हटा देते हैं। इस तरह तो लोगों क्या फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब, क्या फिर आगे लाया अमल क्या होगा? आप लोगों ने कहा जी पीर को बताएंगे लाया अमल, क्या होने जा रहा है ऐसे पीर को? मैडम पीर को ये हो गया कि अब वाया ने जो है उनके साथ भी जुल्म सितम शुरू कर दिया गया है। मैडम खालदा जो कि वाया ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब की, उनको भी सस्पेंड कर दिया किसी की, उनको स्पेशलाइज बुला के हरास किया गया है। तो वाया ने अब इंडोर बंद करने जा रही है, हमने आउटडोर बंद कर दिए हैं। अब इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज बच गई है, जो कि वो भी अगर इसी तरह का रवैया रवा रखा गया तो हम आवाम को ये बताने में हक बजाने हैं कि हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से मामला सुधर जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट मानने पे ना आए तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हम इनको इतना टाइम दे रहे हैं कि अपनी अफराधी कुव्वत वहाँ पे पूरी करें, हॉस्पिटल के अंदर अपने डॉक्टर पूरे करें, सीनियर प्रोफेसर्स को बुलाएं जो इनकी इमरजेंसियाँ और इंडोर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर चलाएं। यानी कि पहले OPDs बंद कर दी गई, फिर आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी गई है, उसका ऐलान किया गया है। और अगर अभी भी मुतालिबा ना माने गए तो शायद इमरजेंसी भी बंद कर दी जाएगी, वहाँ पर भी काम नहीं किया जाएगा। तो डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद थे, सजाद काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।